हेलो गाइस। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ 1 फसल और उसके उत्पादन और उसके प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। फसलों को कैसे उगाया जाता है और उसको कैसे प्रबंध करा जाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो, दो बच्चों के नाम है पहेली और बूझो, जो अपने चाचा के घर गए और उनके चाचा जो थे किसान थे। एक दिन वो खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दरांती, बेलचा, हल आदि। तो बच्चों ने कहा कि चाचा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो चाचा जी ने कहा कि सभी सजीव जो जिंदा लोग हैं उन सबको भोजन की आवश्यकता तो होती है, और भोजन हमें अपने आप बनाना पड़ता है। और इन भोजों का जो पौधे हैं वो अपना भोजन तो अपने आप संरक्षित कर लेते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। केवल एक पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जंतु और मनुष्य अपना भोजन ढूंढते हैं। किस पर? या तो वो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे और अन्य छोटे छोटे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। जंतुओं के भोजन का स्रोत है, परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? आप ये जानते हैं, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, जो हम भोजन खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, उसका उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों, पाचन में, श्वसन में और उत्सर्जन जैसे कार्यों में लगाते हैं। हम अपना भोजन पौधे और जंतु दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को ही क्योंकि हम सभी को ही भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। जिस प्रकार एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन यानी कि उसकी नियमित पैदावार और उचित प्रबंधन और उसका वितरण यानी कि उसका बांटना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज हम 1.1 कृषि की पद्धतियाँ में देखेंगे कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व में जो मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास यानी घर की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर यानी पहले में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादित कर सकें, इस प्रकार की कृषि का आरंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर एक साथ उगाए जाएं, हम इसे ही फसल कहते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है और बनेगा भी यही प्रश्न, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक ही स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, इस प्रकार के फसल। आप जानते हैं फसल विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न की, सब्जियों की, फल की। जिस मौसम में यह उगाए जाते हैं उसके आधार पर हमने फसलों को बांटा है, वर्गीकरण बांटा है। भारत एक बड़ा विशाल देश है। यहाँ ताप यानी गर्मी, आर्द्रता यानी कि चिपचिपापन और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु होने के कारण यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को केवल दो ही भागों में बांटा गया है। एक फसल होती है खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल। प्रश्न बनेगा, फसल कितने प्रकार की होती है? फसल दो प्रकार की होती है, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल, जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, क्योंकि जिसे बोने में अधिकतर पानी का यूज़ होता है, इसलिए इसको खरीफ फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में यानी कि जून से सितंबर तक ये बोई जाती है, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास आदि बोई जाती हैं। रबी फसल अधिकतर सर्दी यानी कि अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाती हैं, जिनको हम रबी फसल कहते हैं। रबी फसल में गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी के बीज उगाए जाते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। 1.2 आधिकारिक फसल पद्धतियाँ। धान और शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? फिर बूझों के मन में ये क्वेश्चन आया कि हम जो धान है यानी जो चावल है उसको हम सर्दी में क्यों नहीं उगा सकते? तो जो पहेली है वो आंसर देती है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे हम केवल वर्षा ऋतु में ही उगा सकते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलापों सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे क्रियाकलाप
उस प्रकार के जैसे माली अपना सजावटी पौधों को उगाने के लिए करते हैं। अब ये जो क्रियाकलाप हैं इनको हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। गाइस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखने की हमें फसल उगाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और कैसे कैसे इसकी पद्धति चलती है। जैसे मिट्टी तैयार करना, उसकी फिर बुआई करना यानी कि उसमें बीज बोना, खाद देना और उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा यानी जो अलग से छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं या कोई कीटनाशक कीट लग जाते हैं, छोटे छोटे कीट, उनसे बचाना, फिर उसकी कटाई करना और फिर उसका स्टोरेज यानी कि भंडारण करना। फिर हम देखेंगे कि पहले पॉइंट जो है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार कैसे करी जाती है। 1.3 में टॉपिक में अब हम बताएंगे कि मिट्टी को अब हम कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना हमारा प्रथम चरण है कृषि का, जिसमें मिट्टी को पलटना, जिससे मिट्टी को पोला बनाया जा सके। पोला यानी कि खुरखुरा बनाया जा सके, इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकें। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें सरलता से सांस ले सकती हैं यानी कि श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किसी भी प्रकार की पौधों की जड़ों को आराम से सांस लेने में हेल्प करती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता होती है। जो केंचुए होते हैं या और कोई छोटे छोटे जीव होते हैं, वो हमारी जो फसल होती है उसको एक प्रकार से न्यूट्रिशन देती है। जैसे ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि इन्हीं के पोषण से ही मिट्टी अच्छी और पोली होती है, जिन्हें हम हामुस कहते हैं। हामुस इसी प्रकार से बनते हैं केंचुए के द्वारा। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि मिट्टी में बहुत से खनिज, जल, वायु तथा छोटे छोटे सजीव होते हैं। इन्हें अतिरिक्त मृत पौधे, जैसे कोई पौधा टूट गया और टूटकर वो मिट्टी में रह गया, और जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, इन्हीं जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीव में पाए जाने वाला पोषण मिट्टी में मिलकर पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर तक ही पौधों की वृद्धि करने में सहायक है। इसे उलटना पलटना और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और जो वो हमारी फसल को अच्छा करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने के जो कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? जुताई। इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम हल चलाकर करते हैं, हल लकड़ी या लोहे का बना हुआ होता है, और जो मिट्टी ज़्यादा सूखी हो तो जुताई से पहले इसमें पानी देना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ज़्यादा सूखे खेत में हल नहीं चलाया जाता। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना जरूरी होता है, यानी कि बीज जब बोएंगे आप, जब मिट्टी पोली कर एकदम समतल कर ली जाए, उसके बाद हम उसमें बुआई कर सकते हैं। यह कार्य कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाती है, और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कृषि के औजार। कृषि औजार में अभी हमने पढ़ा हल। हल बेटा इस प्रकार का होता है, जिसमें ये हल की शाफ्ट कहलाती है। ये जोतने के लिए जो इनके बैलों के कंधों पर रखा है ये फाल है, और ये फाल होता है जिससे कि मिट्टी को प्लेन करा जाता है। अब देखिए, कृषि उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा और पोला करने के लिए जो औजारों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम हल, कुदाली या कल्टीवेटर कहते हैं। पुराने समय में हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता था। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जो बैल की जोड़ी या अन्य पशुओं, घोड़े या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, जिसे हम फॉल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरे को जोतने के लिए डंडे से जुड़ा होता है, जो बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी सरलता से इसको चला सकता है। आजकल के लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ लगी होती है, जिसके सिर पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई
चौड़ी प्लेट लगी होती है, जैसे कुदाली है, आपको कुदाली का पिक्चर दिख रही है जिसमें ये पकड़ है, ये हैंडल है, ये जोत है, ये छड़ है और ये मुड़ी हुई प्लेट है लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशु द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई के लिए ट्रैक्टर और अनेक से कल्टीवेटर आ गए हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम यानी कि मेहनत और समय दोनों की बचत होती है। जो काम पहले बहुत समय में लगता था पशुओं द्वारा, अब वो कल्टीवेटर के द्वारा जल्दी हो जाता है। बुआई, अब जुताई के बाद बुआई का बात आती है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगर हम बीज ही नहीं बोएंगे तो हमारी फसल कैसे उगेगी। बोने से पहले हमें अच्छी गुणवत्ता और साफ बीजों को लेना चाहिए। कृषि अधिक उपज वाले बीजों को प्राथमिकता यानी कि पहले नंबर पर रखता है। अब जो पहेली है उसके दिमाग में आया, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही हैं और कुछ मिनट के बाद उसने देखा कि जो बीज है वो पानी के ऊपर तैरने लगे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। आप भी इस प्रकार कार्य को आप घर पर करके देख सकते हैं। एक कटोरी लीजिए, उसे आधा भरिए और उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालिए और भली भांति हिलाइए। कुछ समय पश्चात आप प्रतीक्षा करिए और आप देखेंगे कि कुछ बीज जो हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगे हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं, या आप बताइए। जो क्षतिग्रस्त बीज यानी जो खोखले हो जाते हैं, जिनके अंदर कोई कीड़ा लग जाता है, वे हल्के हो जाते हैं और वो जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को हम क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने के लिए इस प्रकार पानी में भिगोकर देखते हैं और अच्छे अच्छे बीजों की हम बुआई करते हैं। तो बुआई से पहले बीज बोने के लिए औजारों के बारे में अब हम जानेंगे कि बीज हम किस प्रकार से। बीज बोने के लिए जो परंपरागत यानी जो पहले औजार हैं वो हैं, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई करने के लिए इस्तेमाल करने वाले औजार में कीप के आकार का होता है। बीज को कीपों के अंदर डाल के और 2-3 नुकीले सिरे होते हैं जो इस पाइप से गुजरते हैं और ये मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। आप यहाँ इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं ये सारा कार्य होता हुआ। अब आज के समय में जो बीज है वो सीड ड्रिल, एक नया जो औजार है इसको बोलते हैं सीड ड्रिल, इसके द्वारा बोया जाता है। सीड ड्रिल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है सीड को ड्रिल करना, सीड यानी कि बीज को दबाना। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल मशीन का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी और समान गहराई पर आराम से दबा दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक दिए जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाने जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है। बूझो कहता है कि मैंने विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी कि नर्सरी देखी है। मैंने देखा है कि छोटे छोटे पौधे उनके थैलों में रखे रहते हैं। तो वे इस प्रकार पौधे क्यों रखे गए हैं। तो पहेली कहती है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला यानी कि नर्सरी में उगाया जाता है और पौधे तैयार होने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित करा जाता है यानी कि बोया जाता है। कुछ वन्य पौधे और पुष्पी पौधे भी प्रयोगशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर लगाना आवश्यक है। अब पौधे तो हमने बो दिए, लेकिन पौधों को क्या क्या चाहिए। सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल और पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश और जल की पर्याप्त मात्रा चाहिए जिससे कि उन्हें अच्छे से पनपने दिया जाए। खाद और उर्वरक मिलाना, खाद और उर्वरक यानी कि कीटनाशक और खाद्य मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें हम खाद या उर्वरक कहते हैं। अच्छी फसल के लिए अच्छी खाद देना इम्पोर्टेंट है। जैसे छोटे बच्चे को अच्छा सा शरीर और अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई जाती है, उसी प्रकार पौधे को भी अच्छा बनाने के लिए उसमें अच्छी अच्छी खाद डाली जाती है जिससे पौधा और फसल अच्छी हो सके। मैंने खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के कुछ खेत में जो पौधे थे वो बड़े कमज़ोर से थे। तो कुछ अन्य पौधों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से क्यों उगते हैं, ये क्वेश्चन। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्र किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है और खेत को कभी खाली नहीं छोड़ता। तो कल्पना कीजिए कि पोषक का क्या होता होगा। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ तो पोषक की कमी हो ही जाती है। इन क्षति को पूरा करने के लिए किसानों द्वारा खाद दी जाती है। इस प्रक्रम को खाद देना कहलाता है।
अपर्याप्त यानी कि कम खाद देने से पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है जो पौधों को जंतु या अपशिष्ट से मिलता है। किसान पादप यानी कि पौधे और जंतु के अपशिष्टों को, अपशिष्ट यानी कि उनके बचे हुए गंध को, जैसे बचा हुआ पौधा या मरा हुआ जीव जंतु को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन यानी कि इसको एक जगह मिलने के लिए छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग यानी केंचुए द्वारा खाद को तैयार करने के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थ होता है जैसे जब आपने मृत पौधे या मृत जीव जंतु को एक जगह डाला तो उसमें जो केंचुए बनते हैं और केंचुए द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसी खाद को हम वर्मी कंपोस्टिंग खाद कहते हैं। आज हम उर्वरक और खाद के अंतर को जानेंगे। उर्वरक क्या होता है और खाद क्या होता है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है यानी कि खाद ही है, लेकिन ये मनुष्य द्वारा तैयार की गई है। और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के बचे हुए विघटित अवशेषों से बनाया जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, लेकिन खाद जो है वो मनुष्य द्वारा खेतों में तैयार करी जाती है। उर्वरक को मिट्टी का हामुस प्राप्त नहीं होता और खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में यानी प्रॉपर रूप में हमस मिल जाती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है और खाद में जो पादप है वो पौधों के पोषक की तुलना में कम होते हैं। अब हम इस चैप्टर की बात करेंगे सिंचाई के बारे में। सिंचाई यानी कि पौधों में पानी देना। जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसमें खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों को लगभग 90% जल चाहिए होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण का अर्थ होता है बीजों का पनपना शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली बार गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए थे और मर गए थे, ये कह रहा है बूझो। सिंचाई के जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जल के मुख्य स्रोत। पुराने समय में सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके थे उसमें कुएं, झील और नहरों से उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता था, लेकिन अब कुछ नए तरीके भी आ गए हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल होते थे। मवेशियों का अर्थ होता है एनिमल्स। अतः ये सस्ते होते थे और परंतु ये कम दक्ष होते थे। दक्ष मतलब कम समझदार होते थे। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है जैसे मोट, घरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट जिसको तोलक तंत्र भी कहा जाता है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः सिंचाई की अब आधुनिक विधियां आ चुकी हैं जिसमें हमें पानी का उपयोग आराम से कर सकते हैं, जैसे छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग करके हम असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जैसे ऊपर नीचे की जो समतल भूमि नहीं होती वहाँ पर हमें इसका उपयोग करते हैं। इसमें ऊर्ध्व पाइपों यानी कि नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं और पंप पाइप की सहायता से मुख्य जल भेजा जाता है और इस प्रकार ही चारों तरफ प्लांट में पौधों में छिड़काव कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे वर्षा हो रही है, छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती, कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी। अब दूसरा पॉइंट है ड्रिप तंत्र यानी कि ड्रिप सिस्टम। इस विधि से जल का बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता रहता है। यह विधि जल को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देती और यह जल की कमी वाले क्षेत्र को लिए एक वरदान है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये है ड्रिप तंत्र की। अब पौधों के लिए जो मुख्य काम होता है वो होता है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार एक ऐसी चीज़ है जो प्लांट्स में अपने आप उग जाती है, जिसको उगाया नहीं जाता। इसे उगने से जो हमारी मेन फसल है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उगाए हैं। तो बूझो ने कहा क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? तो खेत में कई प्रकार अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की सीधी स्पर्धा को फसल की वृद्धि में प्रभाव करती है।
खरपतवार हटाना, उनकी वृद्धि को रोकना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फसल उगाने से पहले, खेत को जोतने से पहले अगर खरपतवार को हटाया नहीं गया, अगर खरपतवार पौधों के साथ ही पनपी तो वो सारे पोषक तत्व अपने में समेट लेगी। इसीलिए खरपतवार को हटाया जाता है। रसायनों का उपयोग करके भी खरपतवार को नियंत्रण किया जा सकता है, जिसे हम खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिनसे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल के आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी कि फुहारे इसकी सहायता से छिड़काव करा जाता है। अब बात आती है फसल जब हमारी उग गई, सब कुछ हो गया, अब होगी कटाई। अब हमें फसल को काटने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लिया जाता है या उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। धरातल यानी ज़मीन के पास से। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से भी कटाई की जाती है। दरांती इस तरह का एक उपकरण होता है, अथवा एक मशीन का उपयोग करके भी पौधों को हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट का अर्थ होता है पौधों को काटना, जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज, दानों और भूसों को अलग करना, इसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग एक थ्रेशर मशीन द्वारा की जाती है, जिसको हम कंबाइन भी कहते हैं। कटाई का जो पर्व 3-4 महीनों में कठोर परिश्रम के बाद जो कटाई का समय आता है, स्वर्णिम दानों से भरी हुई और खड़ी हुई फसल किसानों के हृदय को बहुत ही उल्लास से भर देती है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछली ऋतु में पर्यटन कर जो मेहनत करके जो फसल बोई जाती है उसका फल मिलने वाला होता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। पुरुषों और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाती हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवाबिया में बिहू जुड़े हैं। हमारे यहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल को ही, जिस पे पौधों की कटाई होती है, उसी को ही हम हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। पहेली कहती है, कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में रह जाते हैं, जिसे किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों को खेत में जलाने के कारण चिंतित होती है, क्योंकि वह जानती है कि इनसे प्रदूषण होता है। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। पौधों की कटाई के बाद अब आती है बात भंडारण की। अगर हमारे पास भंडारण ही अच्छा नहीं होगा तो हमारी जो फसल है, इतनी सारी मेहनत है, सब खराब हो जाएगी। भंडारण हमेशा सूखे और साफ क्षेत्र में रखा जाता है। उत्पादन का भंडारण का एक महत्वपूर्ण कार्य। यदि फसल के दोनों दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से भी बचाना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को बिना सुखाए भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों और बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनमें उनकी नमी में कमी आ सके। इससे उन्हें कीट, पीड़कों, जीवाणु और कवक आदि से सुरक्षा मिल सकती है। किसान अपनी फसल का उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े बड़े पात्र, जिनको हम बेंस बोलते हैं, और इनमें करते हैं। परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना साइलो और भंडारण घेराव में किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ भी घरों में बड़े बड़े ड्रमों में अनाज को इकट्ठा करती हैं। अनाज भंडारण हेतु साइलो इस तरह से बड़े बड़े उपकरणों में आप। ये तो बात हुई थी हमारे खाने पीने की, जो इंसान खाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं वो मछली का अधिकतर उपयोग करते हैं, मछली को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। हम पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमने सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण क्या क्या हैं। बीजों का चयन करना, बुआई करना, खरपतवारी से बचाव करना, सिंचाई करना और फिर उनका भंडारण करना। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्मों में पाले जाने वाले पालतू पशु जो उचित आहार, भोजन और आवास की देखभाल में आवश्यकता होती है, उससे जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तब हम इसे पशुपालन कहते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए कि जो हम पशु का उपयोग अपने बेचने के लिए या फिर उनके दूध, मछली और घी के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार है।
इस मछली के जो कॉड लिवर से जो तेल मिलता है उसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता। हमने क्या क्या पढ़ा, आज हम इसका छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए बच्चों, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। जैसे किसी स्थान पर उगाए जाने वाली एक ही प्रकार की पौधों को फसल कहते हैं। प्रश्न आता है फसल किसे कहते हैं, तब आप यह आंसर लिख सकते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हमने 2 वर्गों में बांटा, यानी कि फसल भारत में 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है रबी की फसल और एक होती है खरीफ की फसल। जुताई करते समय मिट्टी को तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल और पाटल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ज़मीन को समतल करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आप लिखेंगे हल और पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई में बोना और उचित दूरी पर रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों को अच्छी किस्म का चयन करने के लिए स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषक समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। उचित समय और अंतराल पर पानी, फसलों को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। निराई का अर्थ होता है खरपतवार को हटाना। निराई में अवांछित और बिना उगाए पौधों को हटाना ही निराई कहलाता है। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसलों को हाथों या मशीन से काटना। थ्रेशिंग का अर्थ है दाने से भूसे को अलग करना, जो थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से बचाना ही भंडारण कहलाता है। पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ के प्राप्त करना ही पशुपालन कहलाता है। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।